दोस्तों जरा सोचो, एक किताब में लिखी जा रही कहानी असली दुनिया में भी किसी के साथ सच में होने लगे। कुछ ऐसा ही होता है हमारी आज की इस कहानी में। ये कहानी है एक ऐसे पिता की जो अपनी खोई हुई बेटी को ढूंढने के लिए निकलता है, मगर उसके साथ वही सब कुछ होने लगता है जो एक आदमी अपनी किताब में लिख रहा होता है। अब ऐसे में क्या वो पिता अपनी बेटी को ढूंढ पाएगा या फिर वो कहीं कहानी में खो जाएगा? चलिए देखते हैं इस मूवी में। दोस्तों ये कहानी काफी अच्छी है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो कहानी शुरू होती है और हम ग्वानिंग नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक अंधेरे वाली जगह पर अपनी बेटी टैंजरिन को ढूंढ रहा था। तभी उसे यहाँ पर एक मॉन्स्टर की तस्वीर बनी हुई दिखाई देती है, लेकिन तभी ग्वानिंग की आंख खुलती है और हमें पता चलता है कि ये सब असल में ग्वानिंग का सपना था। और 6 साल पहले यानी कि जब से ग्वानिंग की बेटी टैंजरिन गायब हुई है तब से उसे रोज ऐसे ही सपने आते हैं और ग्वानिंग को अपने सपने में एक अजीब सा शहर भी दिखाई देता है, लेकिन उसके बारे में ग्वानिंग कुछ भी नहीं जानता। अब ग्वानिंग एक ट्रक को देखता है और उस पर पत्थर फेंक कर मारने लगता है। यहाँ हम देखते हैं कि ग्वानिंग का निशाना काफी ज्यादा अच्छा होता है और ग्वानिंग बड़ी ही आसानी से पत्थर मारकर उस ट्रक को रुकवा देता है। इसके बाद ग्वानिंग उस ट्रक के ड्राइवर को मारने लगता है और उससे पूछता है कि बताओ मेरी बेटी टैंजरिन कहाँ है। दरअसल इसी आदमी ने 6 साल पहले टैंजरिन को किडनैप कर लिया था और अब ग्वानिंग इस किडनैपर से अपनी बेटी का पता पूछ ही रहा था कि तभी किडनैपर का दोस्त ग्वानिंग के सर पर पीछे से हमला करता है और ग्वानिंग को बेहोश कर देता है। फिर ये दोनों किडनैपर तुरंत ही यहाँ से भाग जाते हैं। तभी ग्वानिंग होश में आता है, वो ट्रक को खोलता है और इसके अंदर उसे काफी सारे बच्चे मिलते हैं जिन्हें ये दोनों किडनैपर किडनैप करके भाग रहे थे। लेकिन इन सारे बच्चों में ग्वानिंग की बेटी टैंजरिन नहीं होती। अब ग्वानिंग इन किडनैप हुए बच्चों को देख ही रहा था कि तभी यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और पुलिस ग्वानिंग को ही किडनैपर समझती है और उसे अपने साथ ले जाने लगती है। तभी ग्वानिंग को फिर से टैंजरिन का सपना आता है जिसमें कोई टैंजरिन को पकड़कर ले जा रहा था। ये देखकर ग्वानिंग घबरा जाता है, उसकी आंख खुलती है और वो पुलिस ऑफिसर से अपनी बेटी टैंजरिन की फोटो वापस लेने के लिए उससे लड़ाई करने लगता है। तभी ग्वानिंग की हथकड़ी भी खुल जाती है और ग्वानिंग अपनी बेटी टैंजरिन की फोटो को लेता है और यहाँ से भागने लगता है। दूसरा पुलिस ऑफिसर ग्वानिंग को पकड़ने आने लगता है। तभी ग्वानिंग को एक कार खड़ी हुई दिखाई देती है जिसके अंदर एक लड़की बैठी हुई थी और वो लड़की ग्वानिंग को अपने पास बुलाती है। ग्वानिंग ये देखकर तुरंत ही उस कार में बैठ जाता है और उस लड़की के साथ पुलिस से बचकर यहाँ से भाग जाता है। अब ये दोनों काफी दूर आ गए थे। यहाँ ये लड़की ग्वानिंग को अपना नाम तुलिंग बताती है। इस लड़की तुलिंग को ग्वानिंग के बारे में सब कुछ पता होता है। साथ ही तुलिंग ग्वानिंग को बताती है कि मैं तुम्हारे उन सपनों के बारे में भी जानती हूँ जो तुम्हें हर रोज आते हैं। ये सुनकर ग्वानिंग हैरान रह जाता है, वो तुलिंग के पास से जाने लगता है। तभी तुलिंग ग्वानिंग से कहती है कि अगर तुम मेरे पास से चले गए तो तुम अपनी बेटी को कभी भी नहीं ढूंढ पाओगे। ये सब सुनकर ग्वानिंग हैरान रह जाता है और वो समझ जाता है कि तुलिंग उसकी बेटी के बारे में भी जानती है। अब ग्वानिंग तुलिंग के साथ चलने के लिए राजी हो जाता है। फिर हम एक लड़के कॉन्वेंग को देखते हैं जो कुछ सैनिकों से बचकर जंगल में भाग रहा था, लेकिन तभी उसके आगे एक बहुत बड़ी खाई आ जाती है और रास्ता खत्म हो जाता है। वो सारे सैनिक अब कॉन्वेंग को मारने आने लगते हैं, लेकिन तभी कॉन्वेंग की बहन यहाँ पर आती है और उन पर हमला करने लगती है। साथ ही कॉन्वेंग की बहन कॉन्वेंग को बचाने के लिए पानी में धक्का दे देती है और खुद ही उन सारे सैनिकों से फाइट करने लगती है। क्वानिंग की बहन उन सभी को मार देती है, लेकिन यहाँ पर सबसे बूढ़ा सैनिक अब उस पर हमला करता है और इन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। यहाँ उस बूढ़े आदमी के शरीर पर एक बहुत ही अलग किस्म का कवच भी होता है। वहीं दूसरी तरफ कॉन्गवेन पहाड़ से गिरने के बाद भी जिंदा होता है और वो अब दोबारा से पहाड़ पर चढ़कर अपनी बहन को बचाने ऊपर आने लगता है। लेकिन यहाँ पर वो बूढ़ा आदमी अब कॉन्गवेन के सामने ही उसकी बहन को मार देता है और कॉन्गवेन से बोलता है कि हमारे राजा रेडमिन ने तुम्हें और तुम्हारी बहन को मार देने के लिए कहा है। ये बोलकर वो बूढ़ा आदमी हंसता है। यहाँ वो बूढ़ा आदमी भी कॉन्गवेन की बहन से लड़ाई के दौरान घायल हो चुका था और अब कॉन्गवेन को भी उसे हंसता हुआ देखकर बहुत गुस्सा आता है और कॉन्गवेन उस बूढ़े आदमी को मारने लगता है। तभी वो आदमी कॉन्गवेन को अपने हाथ में बना हुआ रेडमिन का निशान दिखाता है और कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते और अगर तुमने मुझे मार दिया तो रेडमिन तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन यहाँ कॉन्गवेन को अब उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और कॉन्गवेन बिना कुछ सोचे ही उस बूढ़े आदमी को मार देता है। फिर कॉन्गवेन यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी कॉन्गवेन को उसी मरे हुए बूढ़े आदमी के कवच से एक आवाज सुनाई देती है और ये देखकर कॉन्गवेन हैरान रह जाता है। वो यहाँ से भागता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि चाहे वो कितना भी भाग ले लेकिन रेडमिन तो उसे ढूंढ ही लेगा। ये सोचकर अब कॉन्गवेन रेडमिन के साथ फाइट करने का फैसला करता है और उसके पास उसके शहर में जाने लगता है। तभी उस बूढ़े आदमी के शरीर का कवच खुद ही उतरता है और कॉन्गवेन के शरीर से आकर चिपक जाता है। वो कॉन्गवेन का खून पीने लगता है और यहाँ उस कवच की एक आंख भी निकल आती है और वो कवच अब कॉन्गवेन से बातें भी करने लगता है। यहाँ अब कॉन्गवेन उसी कवच के साथ रेडमिन के इलाके में आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ तुलिंग अब ग्वानिंग को अपने साथ अलादीन कंपनी में लेकर आती है। यहाँ तुलिंग ग्वानिंग को उसकी बेटी टैंजरिन जैसी दिखने वाली लड़कियों की कुछ फोटोज दिखाती है
और ग्वानिंग से उसकी बेटी को पहचानने के लिए कहती है। लेकिन यहाँ पर ग्वानिंग ये नहीं पहचान पाता कि इनमें से कौन उसकी बेटी टैंजरिंग है, क्योंकि टैंजरिंग को खोए हुए 6 साल बीत चुके हैं और अब टैंजरिंग काफी बड़ी हो गई होगी। इसी वजह से ग्वानिंग अपनी बेटी को नहीं पहचान पाता। लेकिन तुलिंग ग्वानिंग से कहती है कि तुम इस सब की चिंता मत करो, हम डीएनए टेस्ट से ये पता लगा लेंगे कि इनमें से तुम्हारी बेटी कौन है, लेकिन उससे पहले तुम्हें हमारे लिए एक काम करना होगा। इतना बोलकर अब तुलिंग ग्वानिंग को एक लड़के की वीडियो दिखाती है, जिसमें वो लड़का अपनी लिखी हुई एक स्टोरी सबको सुना रहा था और वो स्टोरी किसी और की नहीं बल्कि कोंगवेन की ही होती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि हमने अभी जिस कोंगवेन को देखा था उसकी सारी जिंदगी असल में एक कहानी में चल रही है और उस कहानी को ये लड़का ही लिख रहा है। अब यहाँ ग्वानिंग उस लड़के की स्टोरी को सुनता है और ग्वानिंग को पता चलता है कि ये लड़का तो जो स्टोरी सुना रहा है वही तो मेरे सपने में आती है। ये जानकर अब ग्वानिंग काफी हैरान रह जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर एक लड़के की लिखी जा रही कहानी उसके सपनों में कैसे आ सकती है। यहाँ अब वो लड़का भी अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाता है और कहता है कि जब कोंगवेन रेडमिन के शहर में पहुंचा तो रेडमिन के सर में अचानक से दर्द होने लगा और रेडमिन जमीन पर गिर गया। यहाँ हम देखते हैं कि वो लड़का अपनी स्टोरी में जो रेडमिन नाम के उस राजा के बारे में बता रहा होता है, वही सारी चीजें अलादीन कंपनी के सीईओ लीमू के साथ भी रियल लाइफ में होने लगती हैं और लीमू यहाँ पर बेहोश हो जाता है। ये देखकर अब तुलिंग लीमू के पास आती है और उसे बताती है कि उस लड़के ने अपनी स्टोरी में लिखा कि रेडमिन कोंगवेन के उसके शहर में आने की खबर सुनकर बेहोश हो गया और असली दुनिया में रेडमिन की तरह ही आप भी बेहोश हो गए। यहाँ हमें इनकी बातों से पता चलता है कि कहीं न कहीं लीमू की लाइफ उसी स्टोरी वाले रेडमिन से जुड़ी हुई है और इसीलिए वो लड़का अपनी स्टोरी में रेडमिन के बारे में जो भी लिखता है वो लीमू के साथ रियल लाइफ में होने लगता है। अब इसके बाद तुलिंग ग्वानिंग के पास वापस आती है और उससे बोलती है कि तुम्हें हमारे लिए एक लड़के को मारना होगा। यहाँ तुलिंग ग्वानिंग को 2 और लोग भी दिखाती है, जिनमें से एक को कितना भी मार लो लेकिन उस पर कोई भी असर नहीं होता और वहीं दूसरे को करंट नहीं लगता और वो अपने आप को चार्ज करके दूसरों को करंट दे सकता है। ये सब दिखाकर तुलिंग ग्वानिंग से बोलती है कि तुम्हारे अंदर भी एक सुपर पावर है और वो ये है कि तुम्हारा निशाना कभी भी नहीं चूकता और तुम आसानी से किसी को भी मार सकते हो। फिर तुलिंग ग्वानिंग को बताती है कि तुमने अभी जिस लड़के की स्टोरी सुनी उसका नाम कोंगवेन है और हम चाहते हैं कि तुम उसे मार दो। यहाँ तुलिंग ग्वानिंग को ये बात भी बता देती है कि कोंगवेन अपनी स्टोरी में जो भी लिखता है उसका असर मेरे बॉस लीमू पर होता है। साथ ही तुलिंग ग्वानिंग से कहती है कि कोंगवेन ने कहा है कि वो अगले 3 दिनों में अपनी स्टोरी को खत्म कर देगा और अगर उसने स्टोरी में रेडमिन को मरवा दिया तो हो सकता है कि असली दुनिया में लीमू भी मर जाए। इसीलिए तुम्हें कोंगवेन को मारना होगा ताकि वो अपनी स्टोरी को आगे ना लिख पाए। यहाँ ग्वानिंग को ये सारी बातें काफी अजीब लगती हैं, लेकिन ग्वानिंग अपनी बेटी टैंजरिंग को ढूंढने के लिए कोंगवेन को मारने के लिए भी तैयार हो जाता है और कोंगवेन को मारने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो राइटर कोंगवेन अपनी स्टोरी में अपने मेन कैरेक्टर कोंगवेन को, जिसका नाम उसने अपने नाम पर रखा होता है, वो उसे रेडमिन शहर में पहुंचा देता है। इसके बाद हम असली कोंगवेन को देखते हैं जो कि बिल्कुल अपनी लिखी हुई स्टोरी के कोंगवेन की तरह ही होता है और हमें पता चलता है कि कोंगवेन ने अपनी कहानी का हीरो खुद को ही बनाया है। अब यहाँ कोंगवेन वॉक करने के लिए अपने घर से बाहर निकलता है और तभी ग्वानिंग भी उसका पीछा करने लगता है और उसे मारने का सही मौका ढूंढता है। इसके बाद ग्वानिंग कोंगवेन का पीछा करते करते एक लाइब्रेरी में चला जाता है, लेकिन यहाँ पर अब कोंगवेन ग्वानिंग के पास आता है और उससे कहता है कि मैंने नोटिस किया तुम काफी देर से मेरा पीछा कर रहे हो, आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो और तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। ये सब सुनकर ग्वानिंग घबरा जाता है। वो झूठ बोलता है और कहता है कि मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ और मुझे तुम्हारी लिखी हुई स्टोरी काफी ज्यादा पसंद है। ये सारी बातें सुनकर कोंगवेन काफी खुश होता है और ग्वानिंग को बताता है कि मेरी इस स्टोरी में अब मैं बिहानफेंग नाम का एक कैरेक्टर भी ऐड करने वाला हूँ। ये बोलकर अब कोंगवेन फिर से अपनी स्टोरी को आगे लिखने के बारे में सोचता है, लेकिन यहाँ कोंगवेन को बिहानफेंग नाम के उस कैरेक्टर को कहीं से भी जोड़ने का तरीका नहीं मिलता। वहीं तुलिंग भी अब ग्वानिंग को फोन करती है और उससे कहती है कि जल्दी से तुम कोंगवेन को मार दो और उससे इतनी बातें मत करो। ये सुनकर ग्वानिंग समझ जाता है कि तुलिंग उस पर नजर रख रही है। यहीं अब तभी कोंगवेन भी वापस जाने लगता है और ग्वानिंग भी उसका पीछा करता है और कोंगवेन से पूछता है कि आखिर ये नया कैरेक्टर बिहानफेंग कौन है। कोंगवेन उसे ये बताने जा ही रहा था कि तभी अलादीन कंपनी की एक कार इन दोनों के सामने आने लगती है। ये देखकर ये दोनों तुरंत ही दूसरी तरफ कूद जाते हैं। यहाँ अब उस कार का ड्राइवर बाहर निकलता है और इनसे माफी मांगता है। वो कहता है कि मैंने पुलिस को फोन कर दिया है और पुलिस थोड़ी ही देर में यहाँ पर आ जाएगी। पुलिस का नाम सुनकर ग्वानिंग यहाँ से भाग जाता है क्योंकि पुलिस तो पहले ही उसके पीछे पड़ी हुई है। और इन सारी चीजों से हमें पता चलता है कि लीमू और तुलिंग ये नहीं चाहते कि ग्वानिंग को कोंगवेन की स्टोरी के नए कैरेक्टर बिहानफेंग के बारे में पता चले। खैर बिहानफेंग कौन है ये कहानी में हमें आगे पता चल ही जाएगा। अब यहाँ पर ग्वानिंग की डायरी कोंगवेन के पास ही गिर जाती है और कोंगवेन उसे उठाकर पढ़ने लगता है। इसमें ग्वानिंग ने अपना सपना लिखा होता है जिसमें लिखा था कि मैंने आज खुद को एक अजीब से शहर में देखा जहाँ मैंने रेड कलर का मास्क पहन रखा था। यहाँ अब ग्वानिंग का सपना पढ़कर
कोंगवेन अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाता है और हम देखते हैं कि कहानी वाला कोंगवेन अब रेडमिन शहर में आ जाता है। यहाँ काफी सारे लोग किसी तरह की पूजा की तैयारी कर रहे होते हैं और तभी कोंगवेन को पता चलता है कि ये सभी लोग अपने राजा रेडमिन की पूजा करने जा रहे हैं और इस शहर के सभी लोग रेडमिन को अपना देवता मानते हैं। अब ये सभी लोग रेडमिन का एक बहुत बड़ा पुतला बनाते हैं और उसकी पूजा करने लगते हैं। फिर ये सभी लोग मिलकर बिहान नाम के एक शहर पर हमला करने जाने लगते हैं। यहाँ वही कवच अब कोंगवेन को बताता है कि इस जगह पर सिर्फ बिहान और रेडमिन के ही लोग बचे हुए हैं और अब रेडमिन के लोग बिहान के लोगों को खत्म कर देना चाहते हैं। यहाँ हम बिहान के लोगों को भी देखते हैं जो कि अपने डिफेंस के लिए पूरी तरह से तैयार थे। वो लोग रेडमिन के लोगों पर तीरों से हमला करते हैं, लेकिन रेडमिन के लोग उनसे नहीं डरते और बिहान शहर की तरफ आगे बढ़ते रहते हैं। तभी रेडमिन के कुछ लोग उड़ने वाले ड्रैगन बलून पर यहाँ पर आते हैं और बिहान के लोगों पर किसी तरह का लिक्विड फेंकने लगते हैं और फिर ये सभी लोग बिहान शहर को पूरी तरह से जला देते हैं। रेडमिन शहर के लोग बिहान के लोगों को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। यहाँ कोंगवेन ये सब देखकर काफी हैरान था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। वो काफी डरा भी होता है। अब तभी उसे एक अजीब से हॉर्न की आवाज आती है और तभी यहाँ पर रेडमिन के सैनिक आ जाते हैं जिन्होंने रेड कलर का मास्क पहन रखा था और सभी आम लोग उन्हें देखकर झुकने लगते हैं। इस तरफ स्टोरी के बाहर अब ग्वानिंग जब सोकर उठता है तो तभी उसके पास तुलिंग आती है और ग्वानिंग को कोंगवेन को न मारने की वजह से काफी बुरा पीटती है और ग्वानिंग को काफी टॉर्चर भी करती है। लेकिन तभी यहाँ पर कोई आता है। ग्वानिंग दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि ये तो कोंगवेन है। कोंगवेन उसकी डायरी को वापस लौटाने आया था। अब ये दोनों फिर से एक साथ घूमने लगते हैं। यहाँ ग्वानिंग कोंगवेन को मारने जा ही रहा था, लेकिन तभी कोंगवेन ग्वानिंग से कहता है कि कल मैंने तुम्हारी डायरी पढ़ी और उसकी वजह से मुझे आगे कहानी लिखने में काफी ज्यादा मदद मिली। उसे पढ़कर मेरे दिमाग में आइडियाज की बाढ़ आ गई। यहाँ कोंगवेन ग्वानिंग से पूछता है कि आखिर तुमने अपनी डायरी में मेरी वही कहानी कैसे लिख रखी है जो कि मैं लिख रहा हूँ। इस पर ग्वानिंग अब कोंगवेन को बताता है कि मुझे तुम्हारी लिखी जा रही कहानी से मिलते जुलते ही सपने आते हैं और मैंने वही सारे सपने अपनी डायरी में लिख रखे हैं। यहाँ अब ग्वानिंग बार बार कोंगवेन को मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन हर बार कोंगवेन कोई न कोई ऐसी बात करता है जिससे ग्वानिंग कोंगवेन को नहीं मार पाता। फिर कोंगवेन ग्वानिंग को बताता है कि मैंने कई साल पहले लाइब्रेरी में एक बुक पढ़ी थी और तभी से मैंने नॉवल लिखना शुरू करा और मुझे अब ये नॉवल लिखते लिखते 6 साल हो गए हैं। यानी कि जब से टैंजरिंग गायब हुई है तभी से ही कोंगवेन ये स्टोरी लिख रहा है। और ये सब सुनकर अब ग्वानिंग हैरान रह जाता है। वो कोंगवेन से कहता है कि आखिर तुमने 6 सालों में अपनी इस कहानी को पूरा क्यों नहीं लिखा। इस पर कोंगवेन ग्वानिंग को बताता है कि मुझे समय की कोई परवाह नहीं, अब बस मैं अपनी कहानी को पूरा करना चाहता हूँ। ये बोलकर अब कोंगवेन फिर से कहानी को आगे लिखने लगता है और हम एक बार फिर से कहानी के ग्वानिंग को देखते हैं, जहाँ अब कहानी के कोंगवेन को बिहान शहर में एक छोटी बच्ची दिखाई देती है और ये छोटी बच्ची बिल्कुल ग्वानिंग की बेटी टैंजरिंग की तरह होती है और इसका नाम भी टैंजरिंग ही होता है। यहाँ टैंजरिंग अपने मरे हुए दोस्त के पास होती है और ये देखकर कोंगवेन टैंजरिंग की मदद करता है और उसके साथ मिलकर उसके दोस्त को दफना देता है। यहाँ अब कोंगवेन टैंजरिंग से पूछता है कि आखिर वो रेड मास्क वाले लोग कौन थे। इस पर टैंजरिंग कोंगवेन को बताती है कि वो लोग रेडमिन के सैनिक थे जो कि इस शहर में अब कर्फ्यू लगाने आए थे।